गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोगों का डीसी टीचर्स एकेडमी के फेसबुक लाइव पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली सबसे पहले सी टेट, एच पी टेट या फिर यूपी टेट के 30 इम्पॉर्टेंट बाल विकास के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और मैं आपको बता भी चुका हूं कि आपको जो भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं बस आपको समझना है, अच्छे तरीके से देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं और ऑप्शन को हम कैसे एलिमिनेट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग। अजय जी, सुषमा जी, किरण जी, हरविंदर जी, आशा जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और सभी लोग, मैं आशा करता हूँ, अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। मतलब यह है कि इनमें से 3 ऑप्शन आपके बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में बिल्कुल सही होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं रखता होगा। तो मैंने बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में आपको एक बात बताई है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था सर? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने कितने प्रकार की बुद्धियां बताई थी? 7 प्रकार की उन्होंने बुद्धियां बताई थी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता भी चुका हूं। और उनकी एक फेमस पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड में उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धियां बताई थी और बाद में 2 प्रकार की बुद्धियां उन्होंने बाद में जोड़ी थी। ठीक है, 2 प्रकार की बुद्धियां बाद में जोड़ी थी। ठीक है, तो इन 7 प्रकार की बुद्धियों के बारे में मैं इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूं और बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर मेरा एक प्रॉपर वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां जाकर के आप देख सकते हो। ठीक है, डीसी टीचर्स एकेडमी नाम से सर्च करना, वहां पर आपको बहुबुद्धि सिद्धांत से एक अलग वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। हाँ, बिल्कुल सही है बात, क्योंकि जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत में बताया था कि बुद्धि जो होती है 7 प्रकार की होती है। और ये 7 प्रकार की बुद्धि कहाँ होती है? व्यक्ति के मस्तिष्क में 7 प्रकार की बुद्धि होती है। तो मतलब व्यक्ति के मस्तिष्क में ये इकट्ठी रहती है। इकट्ठी का मतलब एक समुच्चय के रूप में रहती है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी आपका सही होगा, क्योंकि विषय जो होते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार 7 प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, ठीक है, प्रकृतिवादी बुद्धि, कई प्रकार की बुद्धियां यहाँ पे बताई थी। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि बच्चे का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो उस पाठ्यक्रम में कई प्रकार के विषय शामिल किए जाने चाहिए। तो विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन देखो यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि के बारे में, संवेगात्मक बुद्धि के बारे में हॉवर्ड गार्डनर ने बिल्कुल कोई बात करी ही नहीं थी। तो यहाँ पर देखो संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं बुद्धि लब्धि से संबंधित होती है। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि भी बच्चे की मानसिक क्रिया पर प्रभाव डालती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा क्या है? गलत है ना। तो यहाँ पे यही पूछ रहा था कि बहुबुद्धि सिद्धांत नियतार्थ देता है सिवाय किसके अलावा? तो ऑप्शन नंबर डी के अलावा, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रवीण बख्शी जी गुड इवनिंग, सुनीता जी गुड इवनिंग, मान देवी जी गुड इवनिंग, सभी लोग डी आंसर यहाँ पे सही होगा। प्रीति जी, सरिता जी, डी यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? बताइए, बुद्धि लब्धि परीक्षण में कितने अंक प्राप्त कर रहा है? 75 अंक प्राप्त कर रहा है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो मानसिक आयु का एक सूत्र होता है, मानसिक आयु बराबर होता है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, सॉरी मानसिक आयु कह रहा हूँ, बुद्धि लब्धि बराबर, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो IQ कितना दे रखा है? IQ दे रखा है यहाँ पे 75, IQ यहाँ पर 75 दे रखा है, बराबर मानसिक आयु हमसे पूछी है, तो मानसिक आयु को आप x मान लोगे। वास्तविक आयु आपको दो रखी है, 16 वर्षीय बच्चा है तो 16 वर्ष उसकी वास्तविक आयु हो जाएगी, गुणा आपकी क्या हो जाएगा? 100। तो मानसिक आयु यहाँ से निकाल लो, तो x बराबर यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 75 गुणा 16, 75 गुणा 16 और 100 जो आ जाएंगे आपके बटे में आ जाएंगे।
तो यहाँ से काट दोगे 25 तियाँ 75, 25 चौक कितने होते हैं 100 होते हैं, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 तियाँ कितने हो जाएंगे 12। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, 12 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है 12। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। तो कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा, बताइए। लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, या बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करना। तो मैं यहाँ पे बता दूं, जो सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब ये होता है, देखो आपने ये देखा होगा कि कोई भी बच्चा, अगर उस बच्चे ने अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, ठीक है, बच्चे की रुचि के अनुसार उसने अपने पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, तो क्या होगा, उसको उस कार्य को करने में बहुत संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, उस कार्य को करने में क्या मिलेगी, उसे संतुष्टि मिलेगी। अगर संतुष्टि मिलेगी तो वो क्या होगा, अधिकतम रूप से क्या होगा, अभिप्रेरित होगा। मतलब अभिप्रेरित होने का कब होगा, कोई भी बच्चा अभिप्रेरित तब होगा जब उसको उस कार्य को करने में क्या मिले, संतुष्टि मिले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही होगा, ए यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुषमा जी, हरविंदर जी, जगमोहन जी, नीरू जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, देखो मैंने कल ही आपको बताया था, कल मैंने आपको दो चीज़ बताई थी, एक तो मैंने आपको रूपिम बताया था और एक मैंने आपको सर स्वनिम बताया था। दो चीज़ें बताई थी आपको। ठीक है, एक रूपिम बताया था और एक आपको स्वनिम बताया था। रूपिम क्या होता है, रूपिम क्या होता है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है क्या, स्वनिम कहलाती है। ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई भी अर्थ ना निकले वो क्या कहलाएगी, आपकी स्वनिम कहलाएगी। और रूपिम क्या होता है, रूपिम क्या होता है, शब्द की वह सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकले। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकले वो आपका क्या कहलाता है, रूपिम कहलाता है। देखो जैसे मैंने आपको कल बताया था हो गया, फा है, चा है, ये सब क्या होती हैं, ये आपकी रूपिम होती हैं, क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। बताओ, था का कोई अर्थ होगा अपने आप में, फा का कोई अर्थ होगा अपने आप में, चा का कोई अर्थ होगा अपने आप में, कोई अर्थ नहीं होगा। का हो गया, खा हो गया, इन सभी का कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता। तो ये सारी होती हैं आपकी स्वनिम, क्या होती हैं, स्वनिम होती हैं, सॉरी स्वनिम होंगी। और रूपिम क्या होती है, रूपिम शब्द की वह सबसे छोटी इकाई जिसका अपने आप में कोई अर्थ हो। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा सब, तो सब का कोई अर्थ होता है। मैंने यहाँ पे लिखा दल, दल का भी कोई अर्थ होता है, तो वो किस में आ जाएगा सर, रूपिम में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होगी आपकी स्वनिम होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सॉरी अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपिम होगी, सॉरी रूपिम होगी, यहाँ पे गलती हो गई, क्योंकि ये कह रहा है ना अर्थ की सबसे छोटी इकाई तो रूपिम होती है, ये चीज ध्यान रखना, क्या होगी, रूपिम होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई होगी सर रूपिम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की बात कर रहा है, जिसका अर्थ निकले, ऐसी सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकले वो होगी रूपिम, और जिसका अर्थ ना निकले वो होगी स्वनिम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक, जिसका अर्थ निकलता है वो रूपिम होगा, और जिसका अर्थ ना निकले वो आपका स्वनिम होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लाभदांक सामान्यता रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो बुद्धि लाभदांक शैक्षणिक निष्पादन से किस प्रकार से संबंधित होते हैं, तो सर वो उच्च प्रकार से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं सर, उच्च प्रकार से संबंधित होते हैं। तो ध्यान रखना, जिस बच्चे का बुद्धि लाभदांक जो है उच्च मतलब अधिक होगा, उसकी बुद्धि भी कैसी होगी, अधिक होगी, उच्च होगी। तो बुद्धि लाभदांक सामान्यता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। मतलब किसी की अगर शैक्षणिक निष्पादन हमें नापना है, परफॉर्मेंस नापनी है किसी बच्चे की, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, बुद्धि लब्धि पे डिपेंड करेगा। अगर बुद्धि लब्धि अधिक है तो उसका निष्पादन भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो सफल समावेशन की बात की जा रही है, नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लग गया सिवाय। ठीक है, जहां पर आपका सिवाय लग जाए
वो आपका नेगेटिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये नेगेटिव बन गया। अब आप देखो यहाँ पे 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो अभिभावकों की भागीदारी यहाँ पर, हाँ, आपके सफल समावेशन को की आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी होनी चाहिए। क्षमता संवर्धन मतलब कैपेसिटी को बढ़ाना बच्चों की, ये भी आपका सही होगा। संवेदनशील बनना, ये भी आपका सही होगा। पृथक्करण मतलब लोगों से अलग हो जाना, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सफल समावेशन के लिए पृथक्करण जो होता है जरूरी नहीं होता है, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब यह है वंचित बच्चों को, जो बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते हैं या विद्यालय कभी कभी आते हैं, उन बच्चों को प्रोत्साहित करना है। तो उनका प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा, बताइए। सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। तो ये भी सर बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि प्रतिदिन बच्चों के घर पे जाना ये कोई एक तरीके से सही कार्य नहीं होगा, और ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता कि प्रतिदिन कोई भी टीचर या कोई भी व्यक्ति बच्चों के घर जाए। फिर देखो, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, ये भी आपका गलत ही होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, हाँ ये बिल्कुल सही होगा। आवासीय विद्यालय खोलने का सर एक सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये भी था कि जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जो वंचित होते हैं, इस विद्यालय में आने के बाद विद्यालय से घर भाग जाते हैं, ठीक है, या विद्यालय आते ही नहीं है, तो उनके लिए आवासीय विद्यालय खोले गए थे। और आवासीय विद्यालय खोलने का यही उद्देश्य था कि जो आपके वंचित बच्चे होंगे उनको वो मतलब उनका ठहराव हो सके किसी भी विद्यालय में, वो रुक सकें। ठीक है, जब आवासीय विद्यालय में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं नहीं जा पाएंगे। तो और अगला ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने के कानून को दंडनीय अपराध माना जाए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? देखो, लिंग भेदभाव पर भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं घुमा फिरा करके। ठीक है, तो लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना। नहीं सर, कड़ाई से पालन करने वाले तो आपके नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है, तो इसको आप हटा दो। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, तो यहाँ पर भी लिंग विभेद की बात की जा रही है, लड़कियों और लड़कों की बात कर दी गई, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर देखिए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। फिर आपका पुरुष एवं महिला को समान संख्या में भर्ती करना। तो सर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर होगा सी सही होगा, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। अगर मान लीजिए किसी भी विद्यालय में या बच्चे जो है कक्षा में कोई भी लिंग भेदभाव वाली बातें कर रहे हैं या कोई भी लिंग भेदभाव की बात की जा रही है विद्यालय में, तो उन व्यवहारों को अधिसंज्ञान उनके टीचर के संज्ञान में आना चाहिए। और टीचर को लिंग भेदभाव, जो भी कोई भी बच्चा अगर लिंग भेदभाव कर रहा है या कोई भी शिक्षक लिंग भेदभाव कर रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि लिंग भेदभाव नहीं करें। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार हो रहे हैं उनको अधिक संज्ञान में लेना। किसके द्वारा? शिक्षकों द्वारा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में बात की जा रही है, तो क्या वो अपनी बातों को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते? ये गलत है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, सर ये आपका कहीं ना कहीं सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये आपका गलत है। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, नहीं सर। अंतर्मुखी का मतलब जानते हो आप क्या होता है? अंतर्मुखी का मतलब होता है कि अकेले रहना, मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेना, तो ये इसका मतलब होता है अंतर्मुखी, मतलब अलग रहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं एक तरीके से उभयमुखी वाले व्यक्तित्व के होते हैं। मतलब जो है उभयमुखी का मतलब ये होता है कि उसमें अंतर्मुखी भी हो और बहिर्मुखी भी हो, मतलब वो दुनिया के लोगों से भी इंटरेक्शन करें और समय समय पर खुद को दूसरों से अलग कर लें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपके कमेंट ले लेते हैं एक बार। रंजू जी, रोशनी जी, पंखुड़ी जी, अंशिका तिवारी जी, अमृता कश्यप जी, सभी लोग एक बार लाइक कर दें इस पोस्ट को। आहना ठाकुर जी, प्रीति जी, सभी लोग एक बार इस पोस्ट को लाइक कर दें। सभी लोग लाइक कर दें और जिन्होंने इस पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें। ठीक है, जिन्होंने इस पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर लें।
और जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद आपकी क्लास आएगी जो पॉलिटी क्लास आएगी, ठीक है। और पढ़ी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? इस प्रश्न को सही से समझना है हमें, ठीक है, इस प्रश्न को सही से समझना है। देखो, सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मतलब क्या होता है? सह शैक्षणिक क्षेत्रों का मतलब होता है जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है स्कूल में, जैसे खेल खेल में बच्चों को सिखाना, ठीक है, खेलना। इसके अलावा आपका कोई संगीत वगैरह बच्चों को ऑर्गेनाइज करा देना, संगीत में पार्टिसिपेट कराना। इसके अलावा हम कह दें तो स्कूल में जो एनुअल फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन भी आपका किस में आ जाता है? सह शैक्षणिक क्षेत्रों में आ जाता है, ठीक है। और भी कई सारी गतिविधियां जो विद्यालय में शिक्षा कक्षा के अलावा कहीं और कराई जाती हैं, वो आपकी सह शैक्षणिक गतिविधियों में आ जाती हैं। तो सह शैक्षणिक जो भी क्षेत्र होता है उसमें जो बच्चे कोई भी कार्य करते हैं, उन कार्यों का क्या शैक्षणिक क्षेत्रों में कुछ प्रभाव पड़ेगा? मतलब यह है, जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो खेलने में कुछ कोई चीज बच्चा सीखेगा, तो क्या उस खेलने का शिक्षा में, मतलब बच्चा जो कक्षा में सीख रहा है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? ये आपसे पूछ रहा है कि उसका औचित्य किस आधार पर किया जा सकता है, क्या औचित्य है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों कराई जाती हैं, यही आपका मतलब यही जो है यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसका शारीरिक विकास होगा। अगर शारीरिक विकास अच्छा है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। मानसिक विकास अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शैक्षिक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। नहीं सर, भेदभाव की नीति तो आप हटा ही दो। ये आप बताओ, कोई खेल कभी देखा है आपने भेदभाव की नीति का वो करता है? तो नहीं, ये नहीं हो सकता। यह सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है, मतलब ये सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही होगा, डी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। क्यों वैयक्तिक भिन्नताओं का यहाँ पे क्या मतलब आ गया सर? अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा मान लीजिए कि कक्षा में बहुत अच्छा है, कक्षा में उसके अंक अच्छे आते हैं, ठीक है, मतलब कक्षा में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन सारे बच्चे तो अच्छे नहीं होते, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है? हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो किस लिए होती हैं? वो सर इसीलिए होती हैं कि बच्चे जो कक्षा में पढ़ने में अच्छे नहीं है, हो सकता है कि वो संगीत में अच्छे हों, हो सकता है कि वो आपके किसी खेल में अच्छे हों। तो मतलब प्रत्येक बच्चा जो होता है अलग अलग होता है, उसकी रुचि अलग अलग होती है, उसकी क्षमता अलग अलग होती है। तो अगर रुचियों और क्षमताओं के अलग अलग होने की बात करी जा रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? वैयक्तिक भिन्नता ही तो आएगा। वैयक्तिक भिन्नता का मतलब यही होता है कि प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है, और वही चीज हमें पहचाननी है। किसके द्वारा पहचाननी है? हमें पहचाननी है सह शैक्षणिक क्षेत्रों द्वारा, सह शैक्षणिक गतिविधियों द्वारा, ठीक है। ये अब आपके एक कमेंट ले लेते हैं। सुषमा जी, सुनंदा जी, रोशनी जी, सरिता जी, सुनीता जी, देव कुमार, चंदन जी, हरविंदर जी, उर्मिला जी और अंजना जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। चिंतन के सूचना के प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो सर सूचना का प्रक्रमण सिद्धांत है ये, और इसमें आप स्टेप को रट लो, आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कल आपको समस्या समाधान के चरण बताए थे, इसी तरीके से आप सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के चरण होते हैं वो आप रट लो। तो सर सबसे पहले जो आता है वो आता है पूर्व प्रक्रमण। इसका जो पहला चरण होता है वो पूर्व प्रक्रमण होता है, पूर्व प्रक्रमण, ठीक है। ये हो गया इसका पहला चरण। और इसका जो दूसरा चरण होता है सर वो होता है आपका श्रेणीकरण। क्या होता है? श्रेणीकरण। और इसका तीसरा चरण जो होता है वो आपका होता है प्रतिक्रिया चयन, ठीक है, प्रतिक्रिया चयन होता है। और चौथा जो होता है वो आपका होता है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ठीक है। पहले प्रतिक्रिया को चयनित करोगे, उसके बाद में तो उसका क्रियान्वयन करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। पहले नंबर पे तीसरा, फिर आपका चौथा आएगा, फिर प्रतिक्रिया चयन आएगा, फिर आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपको क्रम ध्यान रखना है, ठीक है, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चा जो
ग्रस्त है, 100 को वॉस लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो मैंने आपको बताया सर 100 को वाज लिखने वाला, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखने वाला, यहाँ पे जो है इनमें अंतर नहीं कर पा रहा है, इनमें अंतर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अंतर नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होता है, आपका डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, डिसलेक्सिया होता है। ये कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताओं की बात की जा रही है। निर्योग्यताएं मतलब जो बच्चे के अंदर जो भी अक्षमता उत्पन्न होती है वो निर्योग्यता होती है। सामान्यता अधिकतर बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों से की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आपने देखा भी होगा आजकल गांव के बच्चे भी बहुत आगे जा रहे हैं। आगे देखिए, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो सर ये आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। क्यों सही होगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए सही होगा क्योंकि सर जो पैतृक कहीं ना कहीं जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आनुवांशिकी से भी आ जाती हैं। किससे आती हैं सर, आनुवांशिकी से भी आ जाती हैं। आनुवांशिकी से कैसे आती हैं, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी भी जो किसी बच्चे के माता पिता हैं उनको कोई मान लीजिए मानसिक विकार है, ठीक है, उनको कोई मानसिक विकार है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं आपके दिमाग से संबंधित होती हैं, ठीक है, दिमाग से संबंधित होती हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ बीमारियां उनके अंदर भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी बीमारी हो गई, तो इससे क्या होगा, बच्चे की सीखने संबंधी योग्यताएं क्या होंगी, प्रभावित होंगी। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख लो आप, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होंगे तब तो वो बहुत अच्छे बच्चे होंगे ना, ये तो होंगे नहीं, मतलब निर्योग्य बच्चे तो होंगे नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी हट जाएगा यहाँ पे। लड़कियों की तुलना में लड़कों की बात आ गई तो यहाँ पे लिंग भेदभाव हो गया। सर लिंग भेदभाव जहां पर हो गया वो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ही सही होगा। अब आपके कमेंट एक बार देख लेते हैं। आर्या वर्मा जी, रोशनी भंडारी जी, लकी शर्मा जी, शालू जी, बिल्कुल सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। सशक्त विद्यालय शिक्षकों की बात कर रही है। शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसको सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो अब बताइए, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या फिर स्मृति को बढ़ावा देगा, या फिर अनुशासित स्वभाव को बढ़ावा देगा, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। तो सर ऑब्वियस सी बात है किसको बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, किसमें, शिक्षकों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। आपने देखा भी होगा कि इस विद्यालय में जो होता है कि बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड किस लिए रखे जाते हैं, वो इसलिए रखे जाते हैं कि टीचर में जब प्रतिस्पर्धा होती है तो प्रतिस्पर्धा, हर एक टीचर ये चाहता है कि मैं बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाऊं, बेस्ट मेथड अपनाऊं। तो इसी तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति यहाँ पर अपनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं बताइए। आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर। तो सर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो यहाँ पर बात की जा रही है किशोरावस्था की, ठीक है, किसकी बात की जा रही है, किशोरावस्था की बात की जा रही है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, इसके कुछ लक्षण मैं आपको बता दूं। सर किशोरावस्था में बच्चे जो हैं स्वयं के बारे में बहुत सजग होते हैं, स्वयं के बारे में सजग होते हैं, जागरूक होते हैं, स्वयं के बारे में चिंतित रहते हैं, ठीक है। अपने शारीरिक रूप के प्रति, रंग के प्रति, अपनी सामाजिक छवि के प्रति, आत्मसम्मान के प्रति, अपने भविष्य के प्रति क्या रहते हैं सर, चिंतित रहते हैं, ठीक है, चिंतित रहते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या रहती है सर, चिंता रहती है, दुश्चिंता, और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। और वो चिंता किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपने देखा होगा जो किशोर होते हैं कभी कभी तो अपने शरीर को लेकर के, अपने रंग रूप को लेकर के, या अपने भविष्य को लेकर के इस प्रकार से चिंता करते रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कमेंट देख लें आपके, सुषमा जी, हंसा जी, पंखुड़ी जी, आहाना ठाकुर जी, ठीक है, ये सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता क्या कहते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता क्या कहते हैं। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया,
डिस्थीमिया या डिसकैलकुलिया। अब ये क्वेश्चन आपको कर सकता है कंफ्यूज। अगर आपने मेरी बात कल ध्यान से सुनी होगी या इससे पहले वाले वीडियोस आपने ध्यान से देखे होंगे, तो यहाँ पर आप इसका आंसर सही लगा दोगे। मैं इसका आंसर आपको लगाऊंगा सर बी, इसका आंसर सही लगाऊंगा, डिसग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को क्या होती है सर? डिस्ग्राफिया होती है। अब आप कहोगे सर आपने तो ये बताया था कि डिस्ग्राफिया जो होती है वो लिखने से संबंधित होती है। हाँ, तो मैंने ये बताया था आपको, लेकिन डिस्ग्राफिया अब लिखने से संबंधित अक्षमता कैसे आएगी? अच्छा आप ये बताओ सर, लिखने से संबंधित अक्षमता तब आती है जब बच्चे का हाथ प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाता। मतलब हाथ की जो मांसपेशियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, वो सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती। बच्चे को पेन पेंसिल पकड़ने में क्या होती है? असुविधा होती है, कठिनाई होती है। ठीक है, तो जब पेन पेंसिल पकड़ने में कठिनाई होगी तो वो उसको ऑब्वियस सी बात है लिखने में कठिनाई होगी। लिखने में कठिनाई होगी तो लिखने को हम क्या कहेंगे? लिखने संबंधित अक्षमता को हम कह देते हैं डिस्ग्राफिया। लेकिन आप ये देखो, लिखने संबंधित अक्षमता बच्चे के अंदर आई कैसे? क्यों आई? क्योंकि उसकी हाथ की जो मांसपेशियां थी सर अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाई। अब हाथ की मांसपेशियां का मतलब यह है कि बच्चा शारीरिक रूप से क्या है? अक्षम है। तभी तो उसकी हाथ की मांसपेशी डेवलप नहीं हो पाई है जब शारीरिक रूप से अक्षम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया कह लो या डिस्प्रैक्सिया कह लो, डिस्प्रैक्सिया बात एक ही होती है। ठीक है, डिस्ग्राफिया डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया का मतलब भी क्या होता है? ये भी डिस्प्रैक्सिया जो होता है लिखने संबंधित होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों संबंधित होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा, आंशिक पुनर्बलन पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। गलत, पशुओं के बारे में हमें यहाँ पे बात ही नहीं करनी है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। हाँ, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा क्या होता है? अधिक प्रभावी होता है। या सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है? ये नहीं होता है। वास्तविक कक्षा में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी गलत आपका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बी ऑप्शन क्यों राइट है। सर बी ऑप्शन ये इसलिए राइट है क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी बच्चे को रेगुलर उसको मोटिवेट कर रहे हो, रेगुलर पुनर्बलन का मतलब होता है रीइंफोर्समेंट, मतलब बच्चे को उत्तेजित करना, किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तेजित करना। ठीक है, मोटिवेट करना आप ये कह सकते हो। अगर आप किसी भी चीज को रेगुलर मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, आपको रोज रेगुलर मोटिवेट कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन आप किसी बच्चे को रोज दे रहे हो, तो एक समय ऐसा आता है ना कि बच्चा ये समझता है कि अरे ये तो सर जी रोज बोलते रहते हैं इस बात को, ठीक है, रोज ऐसा बोलते रहते हैं। तो आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? मतलब आंशिक का मतलब ये होता है कि कुछ बच्चा कुछ मेहनत करे और कुछ आप बच्चे को क्या करो? पुनर्बलन दो। मतलब कुछ बच्चे को आप मोटिवेट करो, मेहनत भी वो करे और आपका मोटिवेशन भी साथ में हो। तो ये क्या होगा आपका? बिल्कुल ये आपका दोनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन आप रोज बच्चे को मोटिवेट करोगे, मतलब रोज आप बच्चे को उस भाई एक ही चीज बात बोलोगे, तो ये जो होगा कंटिन्यूअस जो रीइंफोर्समेंट होगा ये इतना प्रभावी नहीं रहेगा आंशिक पुनर्बलन के अपेक्षा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? अब देखो, मैंने आपको एक चीज बता दूं, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि पहली बात, वाइगोत्स्की ने के सिद्धांत ने संयोगात्मक अधिगम पर जोर दिया है। वाइगोत्स्की ने संयोगात्मक अधिगम पर जोर दिया है, पहली बात तो ये हो गई। इसके अलावा सर दूसरी बात क्या है? इन्होंने ये कहा है कि बच्चे दो प्रकार से सीखते हैं। एक तो बच्चे निजी भाषा के द्वारा सीखते हैं और एक बच्चे सीखते हैं सामाजिक भाषा के द्वारा। ठीक है, निजी भाषा का मतलब बच्चे जब खुद से बात करते हैं तो उसको हम निजी भाषा कहते हैं। आपने देखा होगा बच्चे खुद से जब बातें करते हैं, कभी कभी देखा होगा बच्चे अपने आप मन में कुछ ना कुछ बलबलाते रहते हैं। तो एक तो होगी निजी भाषा से सीखते हैं, एक होता है सामाजिक भाषा, मतलब कुछ बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ठीक है, जब बच्चे बड़ा हो जाता है तो बच्चा क्या करता है? समाज के इंटरेक्शन में ज्यादा आता है, तो समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, और इसके अलावा संयोगात्मक अधिगम के द्वारा सीखते हैं। संयोगात्मक अधिगम का मतलब क्या हुआ सर? संयोगात्मक अधिगम का मतलब हुआ जब बच्चे किन्हीं दूसरों की सहायता लेकर के सीखें, और किसी दूसरों की सहायता लेकर के सीखने को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है सर? स्काफ होल्डिंग कहा है। क्या कहा है सर? स्काफ होल्डिंग। स्काफ होल्डिंग क्या होती है? जब बच्चा किन्हीं बड़ों की सहायता लेकर के कोई भी अपना कार्य करता है तो उसको हम स्काफ होल्डिंग कहते हैं। ZPD की बात करें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ विकास का क्षेत्र की बात करें, तो ये किसने दिया था सर? वाइगोत्स्की ने ही दिया था। ठीक है, वाइगोत्स्की ने ही दिया था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और इसका जो है डिटेल में वीडियो देखना है वाइगोत्स्की का, तो आपको
जाना पड़ेगा मेरे DC टीचर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देख लो, सहयोगात्मक समस्या समाधान। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। पहले उसने प्रश्न पूछा राधिका से उत्तर नहीं मिला, फिर प्रश्न पूछा मोहन से। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, या राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है, या फिर इस तथ्य से पूर्ण परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, या अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा सर? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा छोटा इसको करना पड़ेगा। ओके, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये क्या कर रही है, मोहन का पक्ष ले रही है, मोहन का पक्ष लेकर के लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अब देखो सर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जब उसने राधिका से प्रश्न पूछा, राधिका से कोई उत्तर नहीं मिला। ठीक है, फिर उसके बाद में उसने मोहन से प्रश्न पूछा, उससे भी उत्तर नहीं मिलता, तो वो क्या करती है, अपने शब्दों, प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। मतलब उसने मोहन के साथ तो प्रश्न के शब्दों को बदल दिया, लेकिन राधिका के साथ तो उसने प्रश्न के शब्दों को नहीं बदला। तो यहां पर ये क्या हो गया, एक तरीके से रूढ़िबद्धता होगी ना, लिंग भेदभाव की रूढ़िबद्धता हो गई ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही होगा। ठीक है, आपके कमेंट देख लेते हैं सभी लोगों के एक बार। सरिता जी, प्रिया जी, आर्यव वर्मा जी, आहाना जी, देव कुमार चंदन जी, हंसा जी, प्रिया पांडे जी, भूतेश चौहान जी, सुनीता, लक्ष्मीकांत जी, लकी जी, सुषमा जी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सीखने के लिए आकलन का ध्यान रखता है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, ये नेगेटिव क्वेश्चन है तो एक ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा, बाकी तीन ऑप्शन सही होंगे। सर सीखने के लिए आकलन का मतलब क्या होता है? सर सीखने के लिए आकलन का मतलब ये होता है जब आप बच्चों को पढ़ाते हो, कोई पाठ पढ़ा रहे हो और पाठ पढ़ाते समय आप बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हो, तो उसे हम कहते हैं सीखने के लिए आकलन। मतलब आप ये देखना चाहते हो, बीच बीच में प्रश्न पूछ करके आप ये जांच रहे हो क्या वास्तव में बच्चे सीख पा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रही हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे सीख पा रहे हैं। तो वहां पर कर क्या रहे हो आप? सीखने के लिए आकलन कर रहे हो बच्चों का, कि बच्चे क्या वास्तव में सीख पा रहे हैं। अगर नहीं सीख पा रहे होंगे तो आप क्या करोगे, अपनी विधि में परिवर्तन करोगे, तब बच्चों को सिखाओगे। ठीक है, तो यहां पर यह कहलाता है सीखने के लिए आकलन। जैसे आप खाना बनाते समय जब खाने को बीच बीच में टेस्ट करते हो, तो वो भी क्या कहलाता है, आपका सीखने के लिए आकलन कहलाता है। क्या वास्तव में खाना सही बन रहा है, क्या कुछ नमक तो कम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये होता है सीखने के लिए आकलन। तो ये ध्यान रखता है किसके अलावा? विद्यार्थियों की त्रुटियों का। सर विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखता है किसके अलावा? तो विद्यार्थियों की त्रुटियों का ध्यान रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि जब आकलन करोगे तो विद्यार्थियों की त्रुटियां तो होंगी, तो उसका ध्यान रखेगा। इसके बाद देखो विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का, या फिर विद्यार्थियों की क्षमताओं का, या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। तो सर यहाँ पर सिवाय की बात कर रहे हैं, तो ये विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का ध्यान नहीं रखता, बाकी विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का भी ध्यान रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि जब आकलन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे त्रुटियां करेंगे, तो त्रुटियां तो होती हैं, तो त्रुटियां जब होंगी तो टीचर क्या करेगा, उनको मिनिमाइज करेगा, उनको कम करने की कोशिश करेगा। तो इनका ध्यान तो रखता है ये त्रुटियों का। अधिगम शैलियों का भी ध्यान रखता है कि बच्चे किस शैली से अधिकतम सीख पाएंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। 1 वर्ष के बाद बुद्धि लाभदान के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? मतलब यह है कि 2 जुड़वा भाई थे, तो एक को ले लिया एक अमीर परिवार ने, एक को ले लिया एक तरीके से गरीब परिवार ने। ठीक है, गोद ले लिया। अब ये कह रहे हैं कि 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि में क्या परिवर्तन होगा? कुछ परिवर्तन होगा। क्या गरीबी और अमीरी बुद्धि में परिवर्तन कर सकती है?
सर गरीबी और अमीरी का बुद्धि में परिवर्तन, बुद्धि लाभदांक में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, उससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लाभदांक को प्रभावित नहीं करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो मैं आपको पहले बता दूं गतिक कौशल क्या होते हैं। गतिक कौशल का मतलब होता है, गतिक कौशल का मतलब क्या होता है, गतिक कौशल का मतलब होता है जैसे बच्चे को खेलना, कूदना, चढ़ना, उतरना, ये सब क्या होते हैं, गतिक कौशल होते हैं। मतलब इसमें आपके हाथ पैर अधिकतम गति करेंगे, ठीक है। लेकिन अब लिखना जो है आपका, लिखने में क्या करेगा, आपका हाथ बहुत कम गति करेगा, मतलब बहुत सूक्ष्म गति करेगा। तो लिखना क्या है आपका, सूक्ष्म गतिक कौशल होगा, ठीक है, लिखना आपका सूक्ष्म गतिक कौशल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक होते हैं गतिक कौशल, गतिक कौशल कौन कौन से होंगे, गतिक कौशल आपके होंगे चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। लेकिन अगर सूक्ष्म गतिक कौशल की बात करें तो वो आपका लिखना होगा, क्योंकि इसमें हाथ जो है बहुत मतलब कम गति करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। प्रिया पांडे, रंजू शर्मा जी, श्वेता जी, सुनंदा जी, अंजना जी, प्रिया जी, सरिता जी, आहाना जी, गीत ठाकुर जी। एक बार सभी लोग पोस्ट को शेयर कर दें, पोस्ट को एक बार शेयर कर दें, और इस पोस्ट को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और जिन लोगों ने इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें। जब भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। हंसा जी, रोशनी जी, लकी जी, आरव जी, गीत ठाकुर जी, सभी लोग, देव कुमार, चंदन जी, शालू जी, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो समस्या केवल सिद्धांत पर आधारित होती है, समस्या केवल सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। ये आपको यहाँ पे केवल वाले कथन आ गए, तो केवल वाले कथन जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है, बिल्कुल, समस्या जो कथन होता है उसमें जो संकेत होता है वो समस्या कथन के अंदर ही होता है, ठीक है। मतलब हम उस समस्या को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उसका जो संकेत होगा वो समस्या कथन में ही होता है, ठीक है। तो समस्या कथन में ही संकेत क्या होता है, अंतर्निहित रूप से होता है, उसका हल जो होता है वो समस्या कथन में ही छुपा होता है। समस्या मौलिक होती है, नहीं, समस्या मौलिक नहीं होती। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ये भी आपका गलत है कि सही उत्तर प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से छुपा होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देखिए, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो आपके कमेंट देख लें एक बार, देव कुमार, चंदन जी, आरव जी, रोशनी जी, आहाना जी, प्रिया जी, सुनंदा जी, शालू जी, शालिनी जी, लकी जी, सभी लोग, श्वेता जी, सभी लोग से आंसर दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला हुआ, गलत हो गया, क्योंकि थकाने वाला, अधिक समय लगने वाला, तो ये तो आपके नेगेटिव हो ही जाएंगे। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए, ये भी आपका गलत है। शिक्षक को त्रुटियों को तुरंत ही सुधारना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। बिल्कुल, अगर कोई शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को सुधार नहीं पा रहा है तो वहां पर क्या है, वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा ही जो है बेकार है, बच्चा निर्योग्य है, बच्चा नहीं सुधरेगा कभी भी। उसका मतलब यह है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो असफल है, शिक्षा व्यवस्था फेल है, ठीक है। हम बच्चे पर कोई दोष नहीं लगा सकते, अगर वो त्रुटियां कर रहा है और त्रुटियों को आप दूर नहीं कर पा रहे हो तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है, ऑप्शन नंबर सी। पिक्चर क्लियर नहीं है, पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, एक बार कमेंट कर दें, क्या पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही है। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही है, आपको दिख रहा है ना प्रॉपर, क्वेश्चन दिख रहा है आपको प्रॉपर।
क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख रहा है, एक बार कमेंट करके बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, मतलब सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, या फिर सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए? ऑप्शन नहीं दिख रहे, ऑप्शन दिख रहे हैं ना? अब तो दिख रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सर यही आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अपना समूह बनाना भी आपका एक तरीके से नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए, क्या जरूर होना चाहिए बताइए। तो सर पोर्टफोलियो क्या होते हैं? विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो क्या होते हैं? पोर्टफोलियो मतलब जानते हो आप? पोर्टफोलियो का सर मतलब होता है कि जब कोई भी बच्चा किसी भी उसकी जो प्रगति होती है, उसकी प्रगति की रिपोर्ट हम क्या करते हैं, एक किताब में, एक कॉपी में, प्रगति की रिपोर्ट जो है एक कॉपी में हम उसकी लिख लेते हैं कि बच्चा ने कितने अंक हासिल किए हैं, बच्चे का खेल में प्रदर्शन कैसा है, बच्चे का संगीत में प्रदर्शन कैसा है, या सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चे का प्रदर्शन कैसा है। इन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है बच्चे का रखा जाता है विद्यालय में। किसकी? एक डायरी बनाई जाती है, बच्चे की डायरी बनाई जाती है, उस डायरी में इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? बच्चे का पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रही है, एक मिनट रुको। क्लियर नहीं आ पा रही, नेट वाली प्रॉब्लम हो गई है। चलिए इसको समझिए। अभी आपके 4 क्वेश्चंस और बचे हैं। 4 क्वेश्चंस के बाद में जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें आपका सही आएगा, ठीक है, उसमें आपका सही आएगा। अभी हम इसको कर लेते हैं, बस आप मेरी आवाज़ सुनिए और मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें बच्चे की प्रगति की रिपोर्ट लिखी जाती है, बच्चे ने कितनी प्रगति की है, और बच्चे की जो क्षमताएं होती हैं, जैसे मान लीजिए खेल में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, संगीत में कैसा कर रहा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी जाती हैं। तो पोर्टफोलियो का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। विद्यार्थियों की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी जैसे मान लीजिए प्रगति की रिपोर्ट हो गई, सब किस में लिखी जाती है? पोर्टफोलियो में लिखी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों की सारी चीज़ें होनी चाहिए कि वो उसने कितनी प्रगति की है, कितनी नहीं की है। आगे बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो ऑब्वियस सी बात है मेरा परिवार, क्योंकि उस समय बच्चा जो होता है नर्सरी कक्षा में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से ही परिचित होता है। तो आपने देखा भी होगा जो आपके जो किताबें होती हैं प्राइमरी की, उसमें आपने देखा होगा कि जो पहला चैप्टर होता है वो परिवार के बारे में ही होता है, ठीक है। तो मेरा परिवार जो होता है सबसे बेस्ट थीम है बच्चों के लिए। आगे बढ़ते हैं। वे शिक्षार्थी जो संवर्धन, ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। वे शिक्षार्थी जो संवर्धन, ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो सर इसको आप रट लो, इसको उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ठीक है। जिनके पास वे शिक्षार्थी जो संवर्ध, ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं उनके पास क्या होता है? निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। निष्पादन उपागम अभिविन्यास। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जा सकता है। सर के अलावा यहाँ पर आ गया है तो एक नेगेटिव क्वेश्चन है। नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि इसमें 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा, और गलत वाले को आपको छांटना है। तो यहाँ पर देखिए, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने के लिए, या फिर मुक्त खेल के लिए
समय देने के लिए, या फिर आपका सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने के लिए, या फिर जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करें तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के लिए। तो किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी यहाँ पे सही होगा। क्यों डी सही होगा? क्योंकि सर यहाँ पर जो है विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे हमें परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे कार्य को सही ढंग से ही करते हैं, हो सकता है कुछ गलतियां भी करें। ठीक है, तो गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें, उन बच्चों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी गलतियों को कम करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। बाकी सब आपके सही है। देखो यहाँ पे के अलावा पूछता है, शिक्षक किसके अलावा। ठीक है, तो कौन किसका प्रयोग करके वो मजेदार बना सकता है समस्या समाधान को? तो मुक्त अंत वाली सामग्री। मुक्त अंत वाली सामग्री का मतलब जानते हो आप? मुक्त अंत वाली सामग्री का मतलब ये होता है कि ऐसी सामग्री जो बच्चे को सोचने के लिए विवश कर दे, मतलब जो बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन को डेवलप करे। ठीक है, बच्चे के अंदर सृजनात्मक चिंतन को डेवलप करे, वो आपकी होती है मुक्त अंत वाली सामग्री। ठीक है, जैसे आपका मुक्त अंत वाली सामग्री क्या क्या हो सकती है? जैसे मान लीजिए आपको कोई पजल दे दी, आपको, आपसे कोई पजल सॉल्व कराई जा रही है, वो आपकी मुक्त अंत वाली सामग्री होती है। तो इस तरीके से आपका जो है, आपके ऊपर के 3 तो इम्पोर्टेंट है, बाकी लास्ट वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, अंतःविषयी अनुदेशन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसका सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होगा? प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है, ये शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो कम संभावना की बात की जा रही है, निगेटिव हो गया, इसको हटा दो। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है, ये भी कम संभावना की बात कर रहा है, ये भी हटा दो इसको भी। ठीक है, क्योंकि लाभ की बात कर रहे हैं और लाभ में कब संभावना आ जाए तो ये तो कोई बात बनती नहीं है ना, तो हट जाएंगे ऑप्शन ये। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, नहीं, ये भी बिल्कुल गलत है। जब पाठ योजना और गतिविधियां बनाई जाती हैं तो शिक्षकों को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे जो हैं, बच्चों को अधिक से अधिक समझ में आ सके। ठीक है, अधिक से अधिक समझ आ जाए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम देखें, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, ये बिल्कुल आपका सही होगा। अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होगा? इसमें विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, यही आपका होता है अंतःविषयी अनुदेशन। ठीक है, अंतःविषयी अनुदेशन का मतलब यही होता है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करना और सामान्यीकृत करना ही क्या कहलाता है? आपका अंतःविषयी अनुदेशन कहलाता है। ओके, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करूं। फॉन्ट का साइज बस ये है कि अगर मैं इसको ऐसे करके बढ़ा दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, कल से मैं बड़ा कर दूंगा। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। सरिता जी, आहाना जी, कौशल्या जी, प्रिया जी, मीनाक्षी जी, शालिनी जी, वंदना जी, देव कुमार चंदन जी, सुनीता लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बाकी तो ऑप्शन आपके सही नहीं होंगे। ठीक है, अब ये आपका बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? जहाँ तक इसमें आपका आज 30 क्वेश्चंस कराए, अब आपको लगता है ना कि हम कर लेंगे एग्जाम में, अगर सीटेट का एग्जाम होगा तो आराम से कर ले जाएंगे। 30 में से अगर आप मेरे रोज वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आपको बता रहा हूँ 30 में से आपके 28 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, आप आराम से कर सकते हो इन वीडियोस के थ्रू। सारे वीडियोस मेरे डीसी टीचर्स अकेडमी पर पड़े हुए हैं, डीसी टीचर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं सारे वीडियो, वहां से जा करके आप देख सकते हो। ठीक है, सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। और सभी लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, डीसी टीचर्स अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार जा करके, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। तो अभी आपकी क्लास आएगी इकोनॉमिक्स की, आप लोगों के कहने पे मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर के आ रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना,
देखो इकोनॉमिक्स थोड़ा समझने वाला सब्जेक्ट है, तो मैं आपको पहले उसमें समझाऊंगा, समझाने के बाद में फिर मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, थ्योरी के बाद में फिर मैं आपके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो सभी लोग जाना मत, अभी बस मैं 15 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट होगी इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो एक बार और ध्यान रखिए, सभी लोग एक बार प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, डीसी टीचर्स एकेडमी। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे। और सभी लोग इस पोस्ट को लाइक कर दें जिन्होंने लाइक नहीं किया है, और एक बार इस पेज को फॉलो कर लें, जिससे कि जब कभी भी मैं लाइव आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। संस्कृत की क्लास और मैथ का कब करवाएंगे सर? मैथ का ऐसा है ना, मैथ में ये है कि मैं सोच रहा हूँ मैथ में यूट्यूब पर लाइव आके कराऊंगा। बस मेरे 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन हो जाएंगे तो उस दिन मैं यूट्यूब पर लाइव आकर के आपको लाइव आकर के बोर्ड पर मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, बोर्ड पर आकर के मैथ पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये चीज ध्यान रखना। और संस्कृत की क्लास, ये आपके पेपर खत्म हो जाएं, बस आपके 2-3 पेपर और रह गए हैं बाल विकास के, 2 से 3 पेपर और रह गए हैं, ये जब आपके खत्म हो जाएंगे तो आपकी मैं स्टार्ट करा दूंगा। और किसी की पेडागोजी, जैसे मान लीजिए हिंदी की पेडागोजी स्टार्ट करा दूंगा और आपकी मैथ की पेडागोजी स्टार्ट करा दूंगा, तो ये सब चीजें आपकी सॉल्व करा करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अभी बस 15 मिनट बाद मैं आपकी क्लास लेकर के आऊंगा इकोनॉमिक्स की। अगले वीडियो में मिलते हैं।